हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 3 और 4 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम 3rd एंड 4th मार्च 2024 के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हम इंटरनेशनल लेवल पर बन रहे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। इस सेशन में या अंतर्राष्ट्रीय समाचार की कैटेगरी में हम उन करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो किसी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, किसी दो कंट्रीज से रिलेटेड है, किसी दो कंट्रीज में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, या करेंसी से रिलेटेड कोई भी न्यूज बनती है। उसके बाद हम सेकंड कैटेगरी में डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय समाचार, जिसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और प्लान्स पर चर्चा करेंगे। थर्ड हमारी कैटेगरी होगी राज्य समाचार, जिसमें हम स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव एंड प्लान्स को देखेंगे। उसके साथ साथ बैंक और वित्तीय समाचारों पर चर्चा करेंगे, जो बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही है। रक्षा समाचार देखेंगे, डिफेंस न्यूज पर चर्चा करेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज बन रही है उन पर चर्चा करेंगे। रीसेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स देखेंगे, महत्वपूर्ण दिनों की खबरों से रिलेटेड हम समाचार देखेंगे। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्चरी न्यूज पर हम चर्चा करेंगे, यानी रिसेंट किसी भी पर्सनैलिटी की अगर डेथ हुई है तो वो किस इवेंट से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड समाचार देखेंगे। नियुक्तियों और इस्तीफे से रिलेटेड, रीसेंट अगर कोई बेसिकली अपॉइंटमेंट हुआ है उससे रिलेटेड, और क्लास के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी ऑफ टुडेज लेक्चर कि आज की क्लास में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स होंगे जिन पर हम क्या करेंगे, पूरी तरह से चर्चा करेंगे। क्लियर? ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम 3 और 4 मार्च के करंट अफेयर्स को 11 कैटेगरीज में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया साथ ही @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी इंटरनेशनल न्यूज। तो ईरान ने रूस से पार्स 1 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। तो अभी हमने पढ़ा था कि ईरान ने क्या किया, रूस द्वारा वोस्तोचोनी कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित पार्स 1 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया है। यह घटना ईरान और रूस के बीच एक तकनीकी सहयोग को रेखांकित करता है। प्रक्षेपण पश्चिमी दिल्ली की बढ़ती हुई जांच और चिंता की पृष्ठभूमि में होता है। तो ये जनवरी की शुरुआत में अपने रॉकेट का उपयोग करके 3 उपग्रह को कक्षा में भेजने के दावे के बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में ईरान के व्यापक प्रयोगों का हिस्सा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है नेशनल न्यूज। सर्बानंदा सोनोवाल ने पहले मेक इन इंडिया ASTDS टग का उद्घाटन किया। तो सर्बानंदा सोनोवाल जो केंद्रीय मंत्री हैं MOPSW और आयुष, ने 2 मार्च 2024 को ओशन ग्रेस नामक 60T बोलार्ड पुल टग का वर्चुअली उद्घाटन किया है। ओशन ग्रास कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा MOPSW के तहत विकसित पहला मेक इन इंडिया ASTDS टग है। तो तुग के साथ एक मेडिकल मोबाइल यूनिट भी समर्पित की गई, जो बंदरगाह की कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। MMU विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, जो समुदाय की भलाई के प्रति बंदरगाह की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्लियर? तो सर्बानंद सोनोवाल ने पहले मेक इन इंडिया ASTDS टग का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है। अमित शाह ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का शुभारंभ किया। तो गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया है।
संगठन का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और सुदृढ़ बनाना है। यह एक नगर एक शहरी सहकारी बैंक पहल के तहत हर शहर में एक शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने के उद्देश्य को उजागर करता है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, जो नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसे NUCFD के नाम से जानते हैं, उसको भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और स्वनियामक संगठन के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाणन भी प्राप्त हुआ है। तो अमित शाह ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का शुभारंभ किया। क्लियर। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, अनंत अंबानी ने पशुओं के कल्याण के लिए वनतारा कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड के निदेशक ने घायल, प्रताड़ित और संकटग्रस्त जानवरों को बचाने, उनका इलाज करने, देखभाल करने और पुनर्वास के लिए वनतारा कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये वनतारा कार्यक्रम में क्या होगा, बेसिकली से यहाँ पर जो जितने भी घायल, प्रताड़ित और संकटग्रस्त जानवर हैं उनको बचाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य गुजरात में रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की ग्रीन बेल्ट के भीतर लगभग 3000 एकड़ में फैले विश्व के सबसे बड़े पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र का निर्माण करना है। वनतारा का उद्देश्य भारत में पाई जाने वाली गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करना, महत्वपूर्ण आवासों को पुनर्स्थापित करना और प्रजातियों के अस्तित्व के लिए तात्कालिक खतरों का समाधान करना भी है। यह पहल समर्पित चिकित्सा सुविधाएं और विशेष पशु रसोई प्रदान करता है। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, चापचारकुट महोत्सव मिजोरम भर में मनाया गया है। तो चापचारकुट मिजोरम का सबसे भव्य त्योहार पारंपरिक रीति रिवाजों और हर्षोल्लास उत्सव के साथ मनाया गया है। हजारों लोग आइजोल शहर के असम राइफल ग्राउंड लमुआ में इकट्ठा हुए, जिसने यह पूरी तरह भर गया। इस कार्यक्रम में मिजो समुदायों की परंपराओं और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें पारंपरिक गीत और मनमोहक सांस्कृतिक नृत्य प्रदर्शन शामिल है। यह एक दिन भर का उत्सव था जो पूरे राज्य में गूंज उठा। तो चापचारकुट महोत्सव मिजोरम भर में मनाया गया है। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, तेलंगाना सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना की शुरुआत की घोषणा की है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, जिन्होंने 11 मार्च से इंदिरम्मा हाउसिंग योजना की शुरुआत की। योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास समाधान प्रदान करना है। प्रथम चरण में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3500 घरों की मंजूरी दी जाएगी। जिन व्यक्तियों के पास जमीन का एक प्लॉट है, उन्हें नया घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि बेघर व्यक्ति को 5 लाख रुपए और एक घर का प्लॉट भी प्रदान किया जाएगा। तो इंदिरम्मा आवास योजना याद रखना तेलंगाना सरकार के, जहां पे गरीबों 3500 घर प्रोवाइड किए जाएंगे कमजोर वर्गों को। क्लियर। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, चेगलपट्टू तमिलनाडु में नवपाषाण कालीन बालक के दफन स्थल की खोज हुई है। तो चेतीमेंडुपथूर गांव चेन्नई के पास तमिलनाडु में क्रांतिकारी पुरातात्विक खोज की गई। मद्रास विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग, जो लगभग 2500 से 3000 ईसा पूर्व के समय का एक बालक दफन स्थल खोजा है। यह स्थल जो एक छोटे से निवास टीले के ऊपर स्थित है, उसने 5 विभिन्न सांस्कृतिक अवधियों की कलाकृतियों को उजागर किया। इस खोज से क्षेत्र के प्राचीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखना है, नवपाषाण कालीन बालक के दफन स्थल की खोज की गई है। कहां पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है, कोटक महिंद्रा बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन पेश किया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया, जो सुविधाजनक और लचीले लोन विकल्पों की तलाश करने वाले महत्वाकांक्षी ग्राहकों को लक्षित करता है। यह नया उत्पाद भारतीय परिवारों द्वारा रखे गए महत्वपूर्ण स्वर्ण भंडारों का लाभ उठाता है। यह ग्राहकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का एक आसान और प्रभावी तरीका भी प्रदान करता है। ऋण उत्पाद और उधारकर्ताओं को लचीलापन और सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन पेश किया। क्लियर।
नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ये पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स पीबी फिनटेक की सहायक कंपनी को समग्र बीमा ब्रोकर लाइसेंस के लिए ईडई से क्या मिल गई है? मंजूरी। तो ईडई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो पूरे इंश्योरेंस मार्केट पर क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो ईडई ने अभी किसको मंजूरी दी है? पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स पीवी फिनटेक की सहायक कंपनी को समग्र बीमा ब्रोकर लाइसेंस प्रदान किया है। क्लियर? ओके। तो पीबी फिनटेक की सहायक कंपनी पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से पूरी तरह से मंजूरी मिल गई है। पॉलिसी बाजार को प्रत्यक्ष बीमा दलाल से मिश्रित बीमा दलाल में परिवर्तन करने की अनुमति मिल गई है। यह उन्नयन सामान्य और जीवन बीमा उत्पादों के अतिरिक्त पुनः बीमा उत्पादों की बिक्री को सक्षम बनाता है। यह सेवाओं की श्रेणी को बढ़ाता है जिसमें जोखिम प्रबंधन और दावों के डेटा का रखरखाव शामिल है। तो पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर पीबी फिनटेक की सहायक कंपनी को समग्र बीमा ब्रोकर लाइसेंस के लिए ईडई की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है डीपीआईआईटी, जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेट ट्रेड के नाम से जानते हैं, और उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक, जिसको 1944 में स्टैब्लिश किया गया था, उसने संयुक्त रूप से लॉजिस्टिक्स दक्षता संवर्धन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विश्व बैंक के साथ मिलकर नई दिल्ली में लॉजिस्टिक दक्षता संवर्धन पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लॉजिस्टिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों और सुधार के क्षेत्रों पर चर्चा की गई, जिससे 3 सत्रों में विभाजित किया गया। सत्र 1 विश्व बैंक द्वारा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की गणना के लिए पद्धति पर केंद्रित था। सत्र 2 में लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने के लिए भारतमाला और सागरमाला कॉरिडोर सहित कॉरिडोर दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। सत्र 3 में विभिन्न राज्यों के अधिकारियों ने लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, सुधारों और डिजिटल पहलों को साझा किया है। तो डीपीआईआईटी और विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से लॉजिस्टिक दक्षता संवर्धन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है। आरबीआई ने बिल भुगतान को सुव्यवस्थित करने के लिए बीपीपीएस फ्रेमवर्क में संशोधन किया। पर्यवेक्षी रिटर्न दाखिल करने के लिए मास्टर्स दिशा निर्देश भी क्या किए हैं? आरबीआई ने जारी किए हैं। क्लियर? सो यहां पर बात किसकी हो रही है? 29 फरवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल भुगतान को सुव्यवस्थित करने और ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत बिल भुगतान प्रणाली के नियामक ढांचे को संशोधित किया। संशोधित निर्देश, जिन्हें आरबीआई निर्देश 2024 कहा जाता है, 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैंकों पर पर्यवेक्षी रिटर्न दाखिल करने और जोखिम शमन पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए आरबीआई निर्देश 2024 भी जारी किए। आरबीआई के तिमाही हाउस प्राइस इंडेक्स के अनुसार क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2024 में अखिल भारतीय एचपीआई में 3.8% की वृद्धि हुई, जो क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2024 में 3.5% और 23 में 2.8% की वृद्धि की तुलना में है। तो आरबीआई ने बिल भुगतान को सुव्यवस्थित करने के लिए बीबीपीएस फ्रेमवर्क में संशोधन किया है। क्लियर? नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक सैंडबॉक्स के लिए ढांचे को अद्यतन किया ताकि प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके। तो 28 फरवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक कंपनियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अपने नियामक सैंडबॉक्स के लिए सक्षम ढांचे को अपडेट किया है। मुख्य बदलावों में नियामक सैंडबॉक्स प्रक्रिया के लिए समय सीमा को 7 महीने से बढ़ाकर 9 महीने करना और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का अनुपालन शामिल है। फिनटेक कंपनियां अब सैंडबॉक्स कार्यक्रम के लिए अपने प्रारंभिक आवेदन में सिद्धांतक साझेदारी व्यवस्थाएं शामिल कर सकती हैं। एक अतिरिक्त चरण, जिसे परीक्षण, डिजाइन और एकीकरण का निर्माण कहा जाता है, नियामक सैंडबॉक्स प्रक्रिया में पेश किया गया था। अपडेटेड ढांचा यह अनिवार्य करता है कि उपयोगकर्ता की सहमति ग्राहक द्वारा समझी जाने वाली भाषा में ली जानी चाहिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक सैंडबॉक्स के लिए ढांचा को अद्यतन किया ताकि प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके। क्लियर?
नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। एनआईपीएल और यूरो बैंक एसए ने यूपीआई का उपयोग करके विदेशी इनवर्ड रेमिटेंट की पेशकश के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सीमा पार भुगतान को बदलने के लिए ग्रीस स्थित यूरो बैंक एसए के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह पहल ग्रीस को उन पहले यूरोपीय देशों में से एक के रूप में स्थापित करेगी जो यूपीआई प्रेषण को सुविधाजनक बनाएगा, जिससे ग्रीस में भारतीय प्रवासी भारत में प्रभावी प्रेषण कर सकते हैं। रितेश शुक्ला एनआईपीएल के सीईओ और फोकियन करावियास यूरो बैंक के सीईओ ने नई दिल्ली में ग्रीस के दूतावास में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्ष ग्रीस से भारत में विदेशी इनवर्ड रेमिटेंट लेन देन को सक्षम बनाने के लिए संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेंगे, जिसमें धन निपटान, सुलह और विवाद समाधान शामिल हैं। तो एनआईपीएल और यूरो बैंक एसए ने यूपीआई का उपयोग करके विदेश इनवर्ड रेमिटेंट की पेशकश के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। कोटक महिंद्रा बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने सरल आवेदन और वितरण प्रक्रिया के साथ स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया है। ऋण 0.88% तक की कम मासिक ब्याज दर प्रदान करता है और इसमें शून्य प्रोसेसिंग शुल्क, उसी दिन वितरण, लचीले पुनर्भुगतान विकल्प और न्यूनतम दस्तावेजीकरण जैसी सुविधाएं शामिल हैं। ये ऋण आकांक्षाओं और वास्तविकता के बीच की खाई को पाटने के लिए एक आसान और विश्वसनीय वित्तीय साधन के रूप में भी कार्य करते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जीडीपी वृद्धि 8% के करीब रहने की संभावना, अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिपोर्ट। तो भारतीय स्टेट बैंक की इकोरैप रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए जीडीपी वृद्धि 8% के करीब हो सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 में 8.4% बढ़ी, जिसमें पिछले अवधि के निम्न आधार के कारण विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि हुई। उद्योग, विनिर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगकर्ता सेवाएं और निर्माण क्षेत्र ने वृद्धि को प्रेरित किया, जिसमें उद्योग 10.4% और विनिर्माण 11.6% पर था। सेवाओं में भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, जो 7% से अधिक हो गई, जबकि कृषि Q3 में अनियंत्रित कारकों के कारण 0.8% घट गई है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जीडीपी डिफ्लेटर 6.8% से फाइनेंशियल ईयर 24 में 1.4% तक काफी धीमा हो गया। तो 24 में जीडीपी वृद्धि 8% के करीब रहने की संभावना है, अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिपोर्ट। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस। तो आरबीआई ने एस रविंद्रन की टीएमबी के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 फरवरी 2024 से 2 अगस्त 2026 तक तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में एस रविंद्रन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। रविंद्रन वर्तमान में टीएमबी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवा दे रहे हैं और साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, LTIDPL इन्विट सर्विसेज, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड और बंधन एएमसी लिमिटेड के बोर्ड में भी शामिल है। अनुमोदन इस शर्त के साथ आता है कि रविंद्रन को टीएमबी के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने से पहले श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड और बंधन एएमसी लिमिटेड में अपने निदेशक पदों से इस्तीफा देना होगा। टीएमबी के गैर कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष का पद 2 फरवरी 2020 से खाली है। तो आरबीआई ने एस रविंद्रन की टीएमबी के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। क्लियर। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है। भारतीय नौसेना मिनिकॉय द्वीप पर नए बोस आईएनएस जटायु को कमीशन करेंगे। तो भारतीय नौसेना 6 मार्च 2024 को मिनिकॉय द्वीप पर एक नए नौसैनिक अड्डे आईएनएस जटायु का उद्घाटन करने जा रही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार कमीशनिंग समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा दक्षिणी चौकी समुद्री संचार रेखाओं के साथ एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह विकास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्षद्वीपों में सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। तो भारतीय नौसेना मिनिकॉय द्वीप पर नए बेस आईएनएस जटायु को कमीशन करेगा।
नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है। INAS 334 स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना में MS-60R होप्स का स्वागत करेगा। तो भारतीय नौसेना 6 मार्च 2024 को कोच्चि के INS गरुड़ में MS-60R सीहोक हेलीकॉप्टर को कमीशन करेगा। सीहोक स्क्वाड्रन को INAS 334 के रूप में नामांकित किया जाएगा, जो देश के लिए नौसेना विमानन में एक नए युग का प्रतीक है। यह हेलीकॉप्टर फरवरी 2020 में अमेरिकी सरकार के साथ किए गए 24 विमान विदेशी सैन्य बिक्री अनुबंधन का हिस्सा है। इन हेलीकॉप्टरों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की संचालन क्षमताओं में भी वृद्धि होने की क्या है, उम्मीद है। तो INS 334 स्क्वाड भारतीय नौसेना में MH-60R सीहोक्स का स्वागत करेगा। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है। डिफेंस से न्यूज आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने 39,125.39 करोड़ रुपए के 5 प्रमुख पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 1 मार्च 2024 को रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में 39,125.39 करोड़ रुपए के 5 प्रमुख पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध 5,249.72 करोड़ रुपए का था, जिसमें मिकोयान MiG-29 विमान के लिए क्लीमोव RD-33 एरो इंजन की खरीद की जानी थी। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ एक क्लोज इन वेपन सिस्टम के लिए 7,668.82 करोड़ और एक हाई पावर रडार सिस्टम के लिए 5713 करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए 19,518.65 करोड़ रुपए और एक शिप बोर्न ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के 988.7 करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने 39,125.39 करोड़ के 5 प्रमुख पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फ्लिपकार्ट ने अपनी डिजिटल भुगतान समाधान फ्लिपकार्ट UPI पेश किया है। तो ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपनी खुद की UPI सेवा फ्लिपकार्ट UPI पेश की है। फ्लिपकार्ट UPI प्रारंभ में केवल एंड्रॉयड उपयोगकर्ता के लिए विशेष है और यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेन देन को सुविधाजनक बनाता है। उपयोगकर्ता फ्लिपकार्ट ऐप के माध्यम से एक UPI ID बना सकते हैं, जिससे व्यापारियों, व्यक्ति और उपयोगिता बिल भुगतान के साथ लेन देन करना आसान हो जाता है। फ्लिपकार्ट यह पहल डिजिटल भुगतान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रवेश को भी दर्शाता है। क्लियर? तो फ्लिपकार्ट ने अपनी डिजिटल भुगतान समाधान फ्लिपकार्ट UPI की पेशकश की है या उसे पेश किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है हज सुविधा ऐप। तो हज सुविधा ऐप लॉन्च और हज 2024 के लिए हज गाइड जारी की गई केंद्रीय स्मृति ईरानी द्वारा। तो अल्पसंख्यक मामलों की केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबानी ईरानी ने हज सुविधा ऐप का शुभारंभ किया और हज गाइड 2024 जारी की। हज सुविधा ऐप तीर्थयात्रियों के लिए आवश्यक जानकारी और महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। हज गाइड 2024 तीर्थयात्रियों को यात्रा के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षित करता है, जिससे ऐप का प्रभावी ढंग से उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। क्लियर? तो इस पहलों का उद्देश्य 2024 के हज यात्रा अनुभव को बेहतर बनाना है। तो हज सुविधा ऐप लॉन्च और हज 2024 के लिए हज गाइड जारी की गई है बाय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है अमेजन एनाकोंडा की नई प्रजाति की खोज यूनेक्टस अकीयामा। ओके, इक्वाडोर के वर्षावन में शोधकर्ताओं ने एनाकोंडा की एक नई प्रजाति यूनेक्टस अकीयामा की खोज की है। खोज डच जीव विज्ञानी फ्रीक वोक के नेतृत्व में एक टीम द्वारा की गई थी।
ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो नई प्रजाति जिसे उत्तरी हरी एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है, उसका वजन 200 किलोग्राम तक होता है और यह अपने निकटतम संबंधों से महत्वपूर्ण आनुवंशिक विचलन को प्रदर्शित करता है जो 10 बिलियन वर्ष पहले विभाजित हुआ था। क्लियर? ओके। सो अमेजन एनाकोंडा की नई प्रजाति की खोज, यूनेक्टस अकीयामा। तो नाम क्या है इसका? यूनेक्टस अकीयामा। तो याद रखना यूनेक्टस अकीयामा क्या है। क्लियर? तो नेक्स्ट न्यूज भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। गूगल ने जेमिनी एआई का अनावरण किया, वीडियो गेम निर्माण में क्या लाई है क्रांति। तो गूगल की डीप माइंड टीम ने क्या किया है, गेमिंग उद्योग के लिए जेनी नामक एक क्रांतिकारी एआई प्लेटफॉर्म पेश किया है। जेनी एकल छवि संकेतों या पाठ विवरणों से इंटरैक्टिव 2D वीडियो गेमिंग बना सकता है। प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को न्यूनतम इनपुट के साथ गहन गेमिंग अनुभव बनाने में भी सक्षम बनाता है। यह गेम निर्माण के लिए अंग्रेजी जैसी प्राकृतिक भाषा का उपयोग करके प्रोग्रामिंग को लोकतांत्रिक भी बनाता है। तो गूगल ने जेनी एआई का अनावरण किया, वीडियो गेम निर्माण में क्या आई है क्रांति। तो 2D वीडियो गेमिंग बनाने के लिए इस एआई प्लेटफॉर्म जेमी का इस्तेमाल किया गया। तो पूछ सकता है जेनी को अभी किसने लॉन्च किया, तो किसके थ्रू इसका अनावरण किया गया है? गूगल के थ्रू इसका अनावरण किया गया है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। अभी हमने ये न्यूज देखी भी है, रूस ने ईरान के पार्स 1 अनुसंधान उपग्रह को अंतरिक्ष में क्या कर दिया है, प्रक्षेपित कर दिया है। तो रूस ने वस्तोचनी कोस्मोड्रोम लॉन्च बेस से अपने सोयूज 21B रॉकेट द्वारा पार्स 1, जो एक ईरानी अनुसंधान संवेदन और इमेजिंग उपग्रह है, उसको पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में लॉन्च किया है। पार्स 1 ईरान की स्थलाकृति को स्कैन करेगा और 15 मीटर कैमरा ले जाएगा, जिससे यह अपनी कक्षा के से सतह के स्थानों की उच्च रेजोल्यूशन छवियां भी भेजेगा। पार्स 1 राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के वर्तमान प्रशासन के तहत लॉन्च किया गया 12वां उपग्रह है। रूसी रॉकेट ने एक रूसी मौसम उपग्रह और 17 रूसी छोटे उपग्रह भी ले जाएंगे। क्लियर? तो रूसी रॉकेट ने एक रूसी मौसम उपग्रह और 17 छोटे रूसी उपग्रह को लॉन्च करने का प्लान किया है, जिसमें ईरान के पार्स 1 का अनुसंधान उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। क्लियर? तो याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है काफी। ओके, नेक्स्ट मूव बढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, मोलानोचालिमिस द्रौपदी। तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल में खोजी गई है हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजातियां। तो पूछ लेगा हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजातियों को अभी कहां पर खोजा गया है? ओडिशा और पश्चिम बंगाल में, और इनका नाम क्या है? मोलानोचालिमिस द्रौपदी। तो मोलानोचालिमिस द्रौपदी। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जिसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, उसके शोधकर्ताओं ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर नई प्रजाति के हेड शील्ड समुद्री स्लग मोलानोचालिमिस द्रौपदी की पहचान की है। इस प्रजाति का नाम भारत की 15वीं राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया और इसे मोल्स्कन जर्नल मोल्स्का रिसर्च में प्रकाशित भी किया गया था। मोलानोचालिमिस द्रौपदी को बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के उदयपुर और पश्चिम बंगाल के दीघा के तटों पर पाया गया है। यह भूरा काला अकशेरू की 7 किलोमीटर तक बढ़ सकता है और इसके शरीर के भीतर एक खोल होता है। यह उभयलिंगी और इसके शरीर की लंबाई का 61% पिछला हिस्सा है। तो मोलानोचालिमिस द्रौपदी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में खोजी गई हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति। क्लियर? नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है। बीपीसीएल ने स्पीड पेट्रोल के लिए नीरज चोपड़ा को अपना क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की हम यहां पर बात कर रहे हैं।
तो भारत पेट्रोलियम लिमिटेड ने क्या किया है, जो स्पीड पेट्रोलियम आता है उसके लिए जो ओलंपिक और विश्व भाला चैंपियन है नीरज चोपड़ा, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो नीरज चोपड़ा बीपीसीएल के प्रीमियम पेट्रोल वेरिएंट स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सेवा देंगे। स्पीड की तकनीक कम गुणवत्ता वाले ईंधन से होने वाली इंजन समस्याओं का समाधान करती है और सभी इंजन घटकों की व्यापक देखभाल भी प्रदान करती है। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य रखरखाव लागत को कम करना और इंजन के जीवन काल को बढ़ावा देना है। क्लियर? तो बीपीसीएल ने स्पीड पेट्रोल के लिए नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 पुनेरी पल्टन ने जीता अपना पहला खिताब। तो स्पोर्ट्स से प्रो कबड्डी लीग का भी 10वां संस्करण हुआ है, जिसको अभी पुनेरी पल्टन ने जीत लिया है। तो पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ कड़े मुकाबले में 28-25 से जीत हासिल की है। क्लियर? तो मैच 1 मार्च को हुआ, जिसमें पंकज मोहिते ने एक महत्वपूर्ण सुपर रेड सहित 9 रेड अंक हासिल किए। पुनेरी पल्टन के लिए पीकेएल में यह जीत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 पुनेरी पल्टन ने जीता अपना पहला खिताब। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेम है, पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को हराकर प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 को क्या कर लिया है, जीत लिया है। तो पुनेरी पल्टन ने हैदराबाद के गाचीबोवली स्थित जीएमसी बायोलॉजी स्टेडियम में हुए फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स को हराकर प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 को जीत लिया है। तो यह 2014 में अपनी पहली संस्करण के बाद से पुनेरी पल्टन की पहली पीकेएल खिताब जीत को चिन्हित करता है। पुनेरी पल्टन को खिताब जीतने पर 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार, तो यहाँ पर पुरस्कार से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीतने पर कितने रुपए का खिताब दिया गया है, या बेसिकली अवार्ड दिया गया है 3 करोड़ रुपए, और उप विजेता हरियाणा स्टीलर्स को 1.8 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर बात करें इस सीजन के सर्वश्रेष्ठ रेडर आशु मलिक, जो दबंग दिल्ली के सी हैं, 15 लाख रुपए उन्होंने जीते हैं। सीजन का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रहा है असलम इनामदार, जिन्हें कितने रुपए दिए गए हैं, 20 लाख। तो सबसे मूल्यवान असलम और सबसे सर्वश्रेष्ठ रेडर किसको मिला है, आशु मलिक को, और कितने अवार्ड, 15 और 20 लाख रुपए क्रमशः दिए गए। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, जिन्होंने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 शीर्षक वाली कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। तो हमको पता है ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का अनावरण कहां पर हुआ था, ओडिशा में किया गया था। तो उसी को लेकर एक किताब का अनावरण किया है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 शीर्षक वाली एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया, जिसे द हिंदू ग्रुप की खेल पत्रिका स्पोर्ट्स स्टार द्वारा प्रकाशित किया गया था। 252 पृष्ठों की इस पुस्तक ने 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर और राउरकेला ओडिशा में आयोजित FIH ओडिशा हॉकी पुरुष कप 2023 के 15वें संस्करण के हर ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड क्षण को कैद किया। पुरुष हॉकी विश्व कप की खेल गतिविधियां सांस्कृतिक भव्यता और दर्शकों की उत्साह को प्रदर्शित करती है। वहीं जर्मनी ने भुवनेश्वर ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित फाइनल में बेल्जियम को हराकर इस अवार्ड को क्या किया था, या इस टूर्नामेंट को जीता था। तो टूर्नामेंट को किसने जीता था, जर्मनी ने। किसको हरा के, कलिंगा स्टेडियम में बेल्जियम को हराकर। डन? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे, विश्व श्रवण दिवस या वर्ल्ड हियरिंग डे। तो इंपॉर्टेंट डे है ये भी, वर्ल्ड हियरिंग डे। तो विश्व श्रवण दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है और यह 2024 में रविवार को पड़ेगा। इस वर्ष के अगर मैं विषय की बात करूं
तो मानसिक बदले आईकॉन और सुनने की देखभाल को सभी के लिए वास्तविकता बनाएं। बहरापन, सुनने की क्षमता में कमी और वैश्विक स्तर पर कान और सुनने की देखभाल को बढ़ावा देने पर यह दिन पूरी तरह से केंद्रित है। यह व्यक्तियों को अपने सुनने की क्षमता की सुरक्षा करने और सुनने से संबंधित समस्याओं के लिए उपचार प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट डे है विश्व श्रवण दिवस, जो कब मनाया गया है? 3 मार्च को बनाया गया और ये संडे को पड़ा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डे से राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2024, जिसे हम नेशनल सेफ्टी डे के नाम से जानते हैं। तो 4 मार्च को हमने सतत भविष्य के लिए सुरक्षा थीम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस बनाया है, जो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और एहतियाती उपायों के बेसिकली महत्व को भी रेखांकित करता है। यह सुरक्षा उपायों और स्थिरता के बीच अंतर्निहित संबंधों को भी उजागर करता है। तो सतत भविष्य के लिए सुरक्षा थीम के साथ हमने क्या बनाया है? नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2024 4 मार्च को सेलिब्रेट किया है। क्लियर? तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में विश्व समुद्री घास दिवस, जो कब मनाया गया? 1 मार्च को बनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र का विश्व समुद्री घास दिवस हर साल 1 मार्च को समुद्री घास के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। 1 मार्च 2024 को दूसरा विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाएगा। समुद्री घासें समुद्री फूल वाले पौधे हैं जो उथले समुद्री जल में डूबी हुई उगती हैं। पहला विश्व समुद्री घास दिवस 1 मार्च 2023 को मनाया गया था। तो विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया गया है? 1 मार्च को मनाया गया है। तो ये समुद्री घास के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाता है। तो पहली बार बनाया गया था 1 मार्च 2023 को। तो इस बार अगर मैं बात करूं तो ये कौन से नंबर का विश्व समुद्री घास दिवस है? तो इस बार ये दूसरे नंबर का विश्व समुद्री घास दिवस है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है ऑब्चरी न्यूज। ऑब्चरी मतलब जो रिसेंटली अभी फेमस पर्सनैलिटी है उनकी डेथ से रिलेटेड अगर कोई न्यूज आ रही है। सो पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित अरुण शर्मा का 91वें वर्ष की आयु में क्या हो गया है? अभी निधन हो गया है। तो पद्म श्री डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा पुरातत्व के एक विशिष्ट व्यक्ति का 90 वर्ष की आयु में अभी रिसेंटली निधन हुआ है। डॉक्टर शर्मा के करियर में भारतीय पुरातत्व में महत्वपूर्ण योगदान शामिल थे, जैसे कि राम जन्मभूमि अयोध्या स्थल की खुदाई। उन्होंने एएसआई में 33 वर्षों तक सेवा की और 1992 में एएसआई नागपुर में अधीक्षक पुरातत्वविद के रूप में सेवानिवृत्ति के साथ यह समाप्त हुआ। उनका निधन पुरातत्व के क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति भी है। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अरुण शर्मा का 91वें वर्ष की आयु में अभी क्या हो गया है? निधन हो गया है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्चरी से ही है, सेम न्यूज है। प्रख्यात पुरातत्वविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अरुण शर्मा का निधन। तो वही न्यूज है जो अभी हमने डिस्कस किया। प्रसिद्ध पुरातत्वविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अरुण शर्मा का रायपुर छत्तीसगढ़ में निधन हो गया। तो देखो यहाँ पे 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। उन्होंने 1959 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में शामिल हुए थे और 33 वर्षों तक सेवा की और 1992 में एएसआई नागपुर में अधीक्षक पुरातत्वविद के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने 2004 से 18 तक छत्तीसगढ़ सरकार के पुरातत्विक सलाहकार के रूप में भी सेवा की और पुरातत्विक स्थलों सिरपुर और मानसर में खुदाई में एएसआई की सहायता की। उन्होंने अखिल भारतीय पुरातत्वविद संघ के
महासचिव के रूप में भी सेवा की और पुरातत्व पर 35 पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं। क्लियर? तो याद रखना है बेसिकली अरुण कुमार शर्मा जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से हैं, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को उत्कृष्ट लेखा प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार भारतीय सिविल सेवा के 48वें स्थापना दिवस पर प्रदान किए गए हैं। अजय एस सिंह मुख्य लेखा नियंत्रक के नेतृत्व में मंत्रालय ने अपनी लेखा प्रथाओं में बेजोड़ दक्षता का प्रदर्शन किया। यह मान्यता वित्तीय प्रबंधन में उत्कृष्टता के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को उत्कृष्ट लेखा प्रदर्शन के लिए क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। क्लियर? तो याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिकली उत्कृष्ट लेखा प्रदर्शन के लिए किसको सम्मानित किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से ये है, डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो महाराष्ट्र भूषण 2024 पुरस्कार किसको दिया गया है? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। तो डॉक्टर प्रदीप महाजन जो संस्थापक और अध्यक्ष हैं, प्रबंधन निर्देशक स्टेम आरएक्स अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के, उनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार पुनः योजित चिकित्सा को आगे बढ़ाने में उनके अग्रणी प्रयासों को मान्यता देता है। डॉक्टर महाजन ने न्यूनतम दुष्प्रभावों के साथ किफायती समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। उनके काम ने रोगी देखभाल और जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से भी बढ़ाया है। तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से है, तुवालू ने फेलेटी टेओ को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो तुवालू ने पूर्व अटॉर्नी जनरल फेलेटी टेओ को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यह नियुक्ति एक आम चुनाव के बाद हुई जिसने देश के कूटनीतिक संबंधों, विशेष रूप से ताइवान के साथ की जांच की है। फेलेटो टियो का प्रधानमंत्री पद पर पदोन्नत निर्विरोध नामांकन द्वारा चयनित किया गया था। वे अपने 15 विधायक सहयोगियों द्वारा प्रस्तावित एकमात्र उम्मीदवार थे। क्लियर? ओके, तो याद रखना आपको, तुलावो ने फेलेटी टेओ को अपना क्या नियुक्त किया है? बेसिकली प्रेसिडेंट, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। क्लियर? तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने 3 और 4 मार्च के डिस्कस किए। अब एक बार क्विक समरी रिवाइज करते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। सबसे पहले देखो, हमने अंतरराष्ट्रीय समाचार पढ़ा था। अंतरराष्ट्रीय समाचार में हमने एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज देखी थी जिसमें हमने देखा था कि जो रशिया ने है उसने ईरान का पार्स 1 सैटेलाइट अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है, ईरान ने रूस से पार्स 1 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। सेकंड हमने पढ़ी थी राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार में सबसे पहले तो हमने सर्बानंद सोनोवाल के मेक इन इंडिया ASTDS टग का उद्घाटन किया था। उसके साथ साथ हमने देखा था अमित शाह ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का शुभारंभ किया। और वनतारा गुजरात में जियो या रिलायंस इंडस्ट्री के थ्रू, अनंत अंबानी के थ्रू विश्व का सबसे बड़ा पशु कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। राज्य में हमने चापचारकुट महोत्सव, देखो चापचारकुट महोत्सव बहुत फेमस है। ये पूछा जाता है कहाँ का है, तो ये मिजोरम। लोग कंफ्यूज होते हैं त्रिपुरा और मिजोरम में, तो ये चापचारकुट कहाँ का है? मिजोरम का है, त्रिपुरा का फेस्टिवल नहीं है। तेलंगाना सरकार की इंदिरम्मा हाउसिंग योजना, जिसमें बेसिकली गरीब लोग जिनके पास प्लॉट नहीं है उन्हें प्लॉट और बनाने के लिए 5 लाख, और जिनके पास प्लॉट है उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो गरीबों के लिए, वंचित समुदायों के लिए हाउसिंग फैसिलिटी किसके थ्रू स्टार्ट की गई है? तेलंगाना सरकार ने। और इस स्कीम का नाम क्या है? इंदिरम्मा हाउसिंग योजना। और उसके साथ साथ हमने पढ़ा था तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में नवपाषाण कालीन बालक दफन स्थल का भी पता लगा है। बैंक और वित्त में सबसे पहले तो हमने कोटक महिंद्रा बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन पेश किया और पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स PB फिनटेक की सहायक कंपनी को समग्र बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस के लिए IRDAI की क्या मिल गई है? मंजूरी।
क्लियर। तो ईरान ने रूस से पास-1 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट बैंक और वित्तीय समाचार हमने देखे थे, जिसमें हमने देखा था डीपीआईआईटी और वर्ल्ड बैंक का जॉइंट वेंचर लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को एनहेंस करने के लिए बनाया गया है। उसके साथ साथ हमने आरबीआई से देखा था, आरबीआई ने रिवाइज कर दी अपनी बीबीपीएस फ्रेमवर्क। आरबीआई के अपडेट देखे थे फिनटेक सैंडबॉक्स, ताकि स्ट्रीमलाइन को आगे क्या किया जा सके, प्रोसेस किया जा सके। उसके साथ साथ हमने एनआईपीएल और यूरो बैंक का एमओयू देखा था, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस में बढ़ाने के लिए यूपीआई के थ्रू इस एमओयू को साइन किया गया है। उसके साथ साथ हमने देखा था स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन स्कीम, जो किसके थ्रू लॉन्च की गई है, कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और एसबीआई की जीडीपी फोरकास्ट रिपोर्ट देखी थी हमने, जिसमें भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए कितनी बताई गई है, 8% बताई गई है। उसके साथ साथ हमने आरबीआई के अप्रूवल अपॉइंटमेंट देखे थे, एस रविंद्रन को पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है टीएमबी का। तो आरबीआई ने अप्रूव किया है कि जो एस रविंद्रन है उनको टीएमबी बैंक का क्या बनाया जाएगा, पार्ट टाइम चेयरमैन। डिफेंस से हमने न्यूज देखी थी। सबसे पहली तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, आईएनएस जटायु को मिनिकॉय आइलैंड पे क्या कर दिया गया है, वहां के न्यू बेस में बेसिकली इसे कमीशन किया गया है। उसके साथ साथ हमने देखा था INAS 334 क्वास्टन को वेलकम MHR 60 RC होक्स के साथ इंडियन नेवी ने क्या किया है, स्वागत किया है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट डिफेंस से हमने देखा था, रक्षा मंत्रालय ने 39,125.39 करोड़ रुपए के 5 प्रमुख पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों का हस्ताक्षर किए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी हमने न्यूज देखी थी, जिसमें हमने देखा था सबसे पहले तो फ्लिपकार्ट ने अपनी डिजिटल भुगतान समाधान फ्लिपकार्ट यूपीआई पेश किया है। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा हज सुविधा ऐप लॉन्च और हज 2024 के लिए हज गाइड जारी किए गए हैं। अमेजन एनाकोंडा की नई प्रजाति की खोज की गई है, यूनेक्टस अकियामा। गूगल ने जिनी एआई का अनावरण किया, जो 2D वीडियो गेम के निर्माण में क्रांति ला सकता है। और रूस ने ईरान के पास-1 जो हमने पढ़ा था अनुसंधान उपग्रह को अंतरिक्ष में क्या किया है, प्रक्षेपित किया है, या हम बोल सकते हैं अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। मेलानो 40 में द्रौपदी, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हेड शील्ड सी स्लग की नई प्रजाति की खोज की गई है। और इसका नाम द्रौपदी किसके नाम पर रखा गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे। उसके साथ साथ हमने खेल समाचार देखे, जिसमें हमने देखा बीपीसीएल ने स्पीड पेट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना है, नीरज चोपड़ा के साथ साझेदारी की है। और प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 पुनेरी पल्टन ने पहला खिताब जीता, दूसरा हरियाणा ने जीता, जिसमें पुनेरी पल्टन को इसमें कितने रुपए मिले हैं, 3 करोड़ रुपए अवार्ड के रूप में दिए गए हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स से, हमने यही देखा था अभी पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को हराकर प्रो कबड्डी खिताब जीत लिया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम क्या है, नवीन पटनायक जी, जिन्होंने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का अनावरण किया। देखो FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप, जिसका बेसिकली 2023 कहां पर हुआ था, भारत में हुआ था, जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर इस टूर्नामेंट को जीता था। तो उसी शीर्षक के नाम की किताब का अनावरण किसने किया है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। इंपॉर्टेंट डेज में हमने 3 इंपॉर्टेंट डेज देखे, जिसमें हमने विश्व श्रवण दिवस देखा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस देखा और विश्व समुद्री घास दिवस देखा, जो कब मनाया जाता है, 1 मार्च को, ताकि समुद्री घास के जो बेनिफिट्स है उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। शोक समाचार में हमने एक इंपॉर्टेंट न्यूज देखी थी, अरुण शर्मा जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से थे, जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पुरस्कार और मान्यताओं की अगर मैं बात करूं तो उत्कृष्ट लेखा प्रदर्शनी के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सम्मानित किया गया और डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। क्लियर। और लास्ट हमने नियुक्तियों से देखा था, तुवालू ने फेलेंटी टेओ को अपना नया प्रधानमंत्री क्या किया है, नियुक्त किया है। तो तुवालू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, फेलेटी टेओ। क्लियर। तो ये थे 3 और 4 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। आशा करता हूं आपको सेशन समझ आया होगा। धन्यवाद।